कक्षा का हमारे लाइव क्लासेस ले सकते हैं। तो दोस्तों ये जो एपिसोड है हमारा क्लास 7 के लिए, कक्षा 7 के लिए, विज्ञान के लिए है। और विज्ञान का जो क्लास 7 का जो विज्ञान का पहला चैप्टर है उसका नाम है पादपों में पोषण। एक्चुअली इसका एक पहले भी हम लोग वीडियो बना चुके हैं, लेकिन उस वीडियो में बच्चों ने कहा कि कुछ एक कमेंट आया था कि इसमें आपका क्वेश्चन आंसर नहीं है, क्वेश्चन आंसर भी कर दीजिए। तब जब क्वेश्चन आंसर करना है तो मुझे लगा कि क्यों ना इसको फिर से एक नए ढंग से इस वीडियो को फिर से रिकॉर्ड किया जाए और आपके सामने आया जाए। अब इसको एक प्लेलिस्ट बना देंगे जिसमें सब आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों पादपों में पोषण, तो सबसे देखिए पादप मतलब क्या होता है। पादप मतलब पेड़ पौधे, और पादपों में पोषण। तो पादपों में पोषण जहाँ तक है, एक देख सकते हैं एक डायग्राम बना है जिसमें शायद ये सूर्यमुखी का फूल है, पौधे हैं, पौधा है, पौधे में पत्तियां हैं, फूल है, उसकी जड़ें हैं मिट्टी में धसी हुई, सूरज की रोशनी, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, पत्तियों में क्लोरोफिल। अब इनके बीच जो संबंध है, ये सारा जो डायग्राम है इसको हम आगे अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए, अब पादप समझ गए कि ये पेड़ पौधे जो घास फूस पेड़ पौधे हैं, वनस्पति हैं, उनको पादप कहा जाता है। अब हम बात करते हैं पोषण की। पोषण क्या होता है? पोषण यानी पोषकों को प्राप्त करना एवं उनको उपयोग करने को ही पोषण कहते हैं। अब पोषक क्या है? जैसे हम इंसान, हम मानव क्या खाते हैं? हम भोजन करते हैं, भोजन में हमें क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, मिनरल्स। इनको प्राप्त करना और इनका उपयोग शरीर में इसका उपयोग किया जाना, ये पूरी प्रक्रिया पोषण कहलाती है। अर्थात सजीवों द्वारा भोजन करना एवं भोजन से प्राप्त पोषक तत्वों को उपयोग करने की जो पूरी प्रक्रिया है, इसे ही पोषण कहते हैं। भोजन के घटक जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज एवं विटामिन आदि ये पोषक कहलाते हैं। ये सारे पोषक हैं, पोषक तत्व। तब अब है पोषण के प्रकार। यदि पोषण को क्लासिफिकेशन की बात करें तो पोषण है, दो प्रकार का पोषण होता है। कौन? एक है स्वपोषण और दूसरा है विषम पोषण, या उसको परपोषण भी कहते हैं। स्वपोषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पेड़ पौधे या जो जंतु है वो अपना भोजन खुद तैयार करते हैं, खुद बनाते हैं, उसे स्वपोषण कहते हैं। और विषम पोषण या परपोषण क्या है? वह विधि जिसमें जीव दूसरे जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, वो विषम पोषण कहलाता है। एवं ऐसे जीवों को जो विषम पोषण यानी कि दूसरे जीवों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, उसे परपोषी या विषम पोषी कहते हैं। अब है पादपों में पोषण की विधि। पादपों में यदि पोषण की जो विधि की बात करें तो सामान्यतः उसमें दो विधियां हैं, एक है समपोषण, दूसरा विषम पोषण। समपोषण यानी कि खुद से पोषण प्राप्त करना, वही प्रकाश संश्लेषण द्वारा। और विषम पोषण की विधियां दो विधि है, एक है मृतजीवी, दूसरा है परजीवी या परपोषी। मृतजीवी के बारे में चलिए बात करते हैं पहले प्रकाश संश्लेषण की। मृतजीवी परपोषी पर बात आएंगे, लेकिन पहले हम बात करेंगे प्रकाश संश्लेषण की। प्रकाश संश्लेषण क्या है? कि प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कुछ बैक्टीरिया, शैवाल, ये सारे जो हैं सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त करते हैं और उसे रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। इस प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन निकलती है। प्रकाश संश्लेषण पृथ्वी पर जैविक जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। प्रकाश संश्लेषण के बिना पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं है। ये क्यों? क्योंकि जब हम इसको आगे पढ़ेंगे, फिर अब नेक्स्ट चैप्टर जब पढ़ेंगे प्राणियों में पोषण, तब इसको हम बेहतर समझ पाएंगे। क्योंकि देखिए पौधे जो हैं उनको प्राइमरी प्रोड्यूसर यानी कि प्राथमिक उत्पादक कहा जाता है, और वही उत्पाद जो है, और प्राथमिक उपभोक्ता भी है वो, और वो उत्पाद जानवर और मानव खाता है, और उससे फिर ये पोषण की जो प्रक्रिया है, फूड चेन एक तैयार होता है। तो चलिए, जैविक जीवन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये प्रकाश संश्लेषण। यदि प्रकाश संश्लेषण होना बंद हो जाए, पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं हो पाएगा। क्योंकि हम देखते हैं कि मैक्सिमम जो अपना भोजन है हम पौधों कहीं न वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पौधों से प्राप्त करते हैं। जैसे कि यदि हम दूध ही खाते हैं तो दूध कहाँ से खाते हैं? गाय से या भैंस से। तो भैंस क्या खाती है या गाय क्या खाती है? वो घास खाती है। घास जब तक प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो घास नहीं होगा, घास नहीं तो फिर गाय नहीं, दूध नहीं। उसी तरह हम लोग मांस खाते हैं। मांस कहाँ से मिलेगा? वही जानवर से मिलेगा। जानवर क्या खाएगा? घास फूस खाएगा, अनाज खाएगा, पत्तियाँ खाएगा। जब प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो ये भी नहीं मिलेगा। तो ये पृथ्वी पर जो फूड चेन है, ये जो खाद्य श्रृंखला बनती है, वो प्रकाश संश्लेषण के कारण ही बनती है।
और प्रकाश संश्लेषण में होता क्या है कि प्रकाश संश्लेषण में पौधे जो है जड़ों से मिट्टी में उपस्थित जल और को अवशोषित कर लेता है तथा पत्तियों में उपस्थित रंग से वायु रंग जो है वायु से कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करता है। सूरज की रोशनी ऊर्जा का एक परम स्रोत है, एकमात्र स्रोत है पृथ्वी पर ऊर्जा का, सूरज की रोशनी, वहाँ से ऊर्जा प्राप्त होता है जो प्रकाश संश्लेषण की आवश्यक है। अब प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ग्लूकोज का निर्माण होता है। जैसे नीचे एक छोटा सा एक रिएक्शन दिखाया गया, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल और मिलकर बनाया कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन। इसका ये तस्वीर आप पहले भी दिखाए थे, आप इसको आप बेहतर समझ सकते हैं कि पत्ते जो है सूरज की रोशनी ले रहा है, उससे ऊर्जा मिल रहा है, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, पत्तियों में क्लोरोफिल पहले से उपस्थित है, जड़ें जल एवं खनिज अवशोषित कर रही हैं। जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पूरी हो रही है तो ये ऑक्सीजन विमुक्त कर रहा है और ग्लूकोज का यानी कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कर रहा है, जो कि इनके स्तनों में, पत्तियों में या फलों के रूप में जमा होता है। अब है दूसरा जो हमारा पोषण का, जो पादपों में पोषण का एक दूसरी प्रक्रिया था, वो क्या है? परजीवी। परजीवी जो किसी दूसरे जीव या उसके अंदर रहते हैं और उससे पोषण प्राप्त करते हैं, उन्हें परजीवी कहते हैं। परजीवी जो है अपने मेजबान को नुकसान पहुंचाकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, बढ़ते हैं या गुना करते हैं, अपने आप में वो वृद्धि करते हैं या गुणन करते हैं यानी प्रजनन करते हैं। परजीवी अपने अस्तित्व के लिए अपने मेजबान पर निर्भर रहते हैं, जैसे अमरबेल। अमरबेल आपने देखा होगा। चलिए एक इस तरह का पेड़ पर आप देखे होंगे कि ये जो पतली पतली जो तार जैसी पीले पीले रंग की ये धागे तार जैसी एक लत होता है, इसे हम लोग अमरबेल कहते हैं। ये एक परजीवी पौधा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और दूसरा है घटपर्णी यानी पीचर प्लांट। पीचर प्लांट में पत्तियां ही एक थोड़ा सा वो घड़े नुमा आकृति बना लेती है और जब इसमें कोई कीड़ा मकोड़ा घुसता है तो उसका ढक्कन जो है बंद हो जाता है, और जब ढक्कन बंद हो गया तो फिर अंदर जो जीव है अंदर ही फंस गया। अब वहाँ से वो कुछ ऐसा एंजाइम रिलीज़ करेगा जो कि जो कीड़ा मकोड़ा या फिर कीड़ा है या जो भी है कीट पतंगा जो अंदर घुसा है उसको वो गला के उसमें उपस्थित जो पोषक तत्व है उसको प्राप्त कर लेगा। अब है मृतजीवी। मृतजीवी मतलब ऐसा जीव जो कि मुर्दा जीवों पर आश्रित होते हैं या फिर उसके सड़े गले जीवों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, उन्हें मृतजीवी कहते हैं। मृतजीवी को सेप्रोट्रॉप्स भी कहा जाता है। मृतजीवी पौधों से लेकर जानवरों तक किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। मृतजीवी जो है पौधे भी होते हैं और जानवर भी होते हैं। जानवरों में जैसे हाइना है, एक मृतजीवी है, वो शिकार नहीं करता, जो कि दूसरे बड़े जानवरों का जो शिकार किया हुआ जानवर रहता है उसको वो खाते हैं। और पौधों में यदि बात करें तो ये मशरूम जो है किसी दूसरे पौधे या जानवरों के सड़े गले अवशेषों पर ये उगता है। या फिर फफूंद की बात करेंगे। फफूंद जो है ब्रेड पर आप देखे होंगे कि सर्दियों में या जब ब्रेड थोड़ा पुराना हो जाए तो उसके ऊपर पीला पीला या काला हरा रंग का एक छोटी छोटी सी कुछ दिखता है, एक पाउडर जैसा, तो वो फफूंद है। फफूंद भी एक तरह का कवक है या मशरूम जैसा ही है जो कि एक परजीवी होता है, मृतजीवी होता है। अब है सहजीवी संबंध। मृतजीवी परजीवी के अलावा एक और संबंध आपको देखने को, सहजीवी। ये एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाते बल्कि एक दूसरे के साथ रहते हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। इस प्रकार का जो पोषण होता है सहजीवी पोषण कहलाता है। उदाहरण के लिए होता है लाइकेन। लाइकेन में क्या होता है? शैवाल और कवक ये दोनों होते हैं। कवक जो है शैवाल को आवास देता है और शैवाल कवक को पोषण उपलब्ध कराता है, क्योंकि शैवाल में प्रकाश संश्लेषण होता है और उससे कवक को भी पोषण मिल जाता है, और कवक जो है शैवाल को ठहरने के लिए जगह दे देता है। वरना शैवाल आप देखते हैं कि पानी में बहता रहता है, उसकी संरचना ही कुछ ऐसी ही रहती है, बहने वाली, फ्लोटिंग करने जैसी। इस प्रकार शैवाल और कवक एक दूसरे के साथ सहजीवी संबंध स्थापित कर लेते हैं। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन आंसर। मृदा में पोषकों की पुनः पूर्ति। सामान्यतः मृदा में जैविक या रासायनिक खाद डालकर पोषकों की पुनः पूर्ति की जाती है, परंतु मृदा में प्राकृतिक तरीके से भी पोषकों की पूर्ति होती रहती है। कैसे? नाइट्रोजन एवं कार्बन विशेष चक्र के माध्यम से पुनः पूरित होते रहते हैं। वहीं अन्य खनिजों की पूर्ति जीवों के अवशेषों से होती रहती है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। जीवों को खाद्य की आवश्यकता क्यों होती है? तो देखिए, जीवों को वृद्धि, बीमारियों से सुरक्षा एवं ऊर्जा के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन करना एवं उससे प्राप्त पोषकों को उपयोग करना ही इसे पोषण कहते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, मृतजीवी एवं परजीवी में अंतर स्पष्ट करें। परजीवी
ऐसे जीव होते हैं जो किसी दूसरे जीव में या उसके साथ रहते हैं। वे अपने मेज़बान को नुकसान पहुंचाने वाले तरीकों से भोजन करते हैं, बढ़ते हैं या फिर वो गुणन करते हैं या प्रजनन करते हैं। मृत जीवी एक ऐसा जीव है जो कि मृत और सड़े गले कार्बनिक पदार्थों की ऊर्जा से जीवित रहता है। यह पौधों से लेकर जानवरों तक किसी भी प्रकार में हो सकता है। मृत जीवी जो है पौधे भी होते हैं, जानवर भी हो सकते हैं, लेकिन परजीवी जनरली ये भी पौधे भी होते हैं, जानवर भी होते हैं। जैसे कि आप जू देखे होंगे, खटमल देखे होंगे, और चिल्लर वगैरह जो होता है ये हमारे शरीर में कहीं भी रह जाता है, यानी कि एक तरह का ये परजीवी है, पैरासाइट जिसको बोलते हैं। अब है एक क्वेश्चन है, ये थोड़ा बड़ा है। पत्तियों में स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण करें, कैसे करेंगे इसको? तो पत्तियों में स्टार्च को उपस्थिति को पता करने के लिए क्या करते हैं कि एक सरल प्रयोग है जो दिखाता है कि पौधे में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ग्लूकोज बनता है और उसे स्टार्च के रूप में संग्रहित करता है। इस परीक्षण के लिए अलग अलग चरण अपनाए गए हैं। उसमें देखिए कुछ सामग्री है। सामग्री क्या क्या चाहिए होगा? हरी पत्ती, बीकर, इथेनॉल या अल्कोहल, आयोडीन का घोल, गर्म पानी और एक चिमटी। अब सबसे पहले क्या करना है, पत्ती को बीकर में डालकर उबालना है। पानी गर्म करें और उसमें पत्ती को कुछ मिनट के लिए उबालें, इससे पत्ती की कोशिकाएं नरम हो जाएगी। अब दूसरे में क्या, पत्ती को इथेनॉल में डालें और फिर उसे उबालें, इथेनॉल को में उबालें। एक अन्य बीकर में इथेनॉल लें और उसमें पत्ती को चिमटी की सहायता से डालें और इस बीकर को गर्म पानी में रखें। इथेनॉल ज्वलनशील होता है, इसलिए कभी भी इथेनॉल हो, कोई भी अल्कोहल हो या पेट्रोल हो, इस तरह का जो एरोमेटिक कंपाउंड होता है उसे डायरेक्ट आग पर नहीं रखा जाता, उसको वाटर बाथ से गर्म किया जाता है। यानी कि पानी को पहले गर्म कीजिए और उसमें इस बर्तन को डालिए, पानी इसको गर्म करेगा। पत्ती का रंग निकल जाएगा और अब वह पीली सफ़ेद हो जाएगा, पीला सफ़ेद रंग का हो जाएगा। फिर पत्ती को फिर से गर्म पानी में डालना है। पत्ती को कुछ देर के लिए गर्म पानी में डाल लें ताकि वह मुलायम हो जाए। अब उसमें आयोडीन का घोल डालना है। अब पत्ती को एक सफ़ेद टाइल या प्लेट पर रखें और उस पर आयोडीन का घोल डालें। एक सफ़ेद सतह पर रख दीजिए और उस पर एक आयोडीन का घोल डालिए। परिणाम क्या होगा? यदि पत्ती में स्टार्च उपस्थित है तो आयोडीन घोल उसके संपर्क में आकर नीला काला रंग दिखाएगा। यदि पत्ती में स्टार्च नहीं है तो रंग में कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है, यदि उसमें स्टार्च होगा और आयोडीन डालेंगे तो वो रंग चेंज करेगा, अपना नीला या काला रंग बन जाएगा, और नहीं है तो फिर वहाँ कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। अब एक और क्वेश्चन देखिए, प्रवाह चित्र के माध्यम से दर्शाइए कि पादप ही भोजन का मूल स्रोत है। प्रवाह चित्र, डायग्राम। ठीक है, अब देखिए जैसे सबसे पहला ऊपर में सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश कौन ग्रहण कर रहा है? सूर्य का प्रकाश ग्रहण करके अपना भोजन कौन तैयार कर सकता है? वो है पादप। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं। अब ये क्या करता है? ये अपना भोजन बनाता, क्या? ग्लूकोज, स्टार्च आदि, ये सब पादप स्वयं उपयोग करते हैं तथा अन्य जीवों को भोजन प्रदान करते हैं। अन्य जो शाकाहारी जीव है उसको भोजन प्रदान करता है। शाकाहारी जीव क्या कर रहे हैं? पौधों को खा रहा है। अब उसमें जो फल है, अब देखिए जो स्टार्च या ग्लूकोज पौधों में जमा किया उसको फलों के रूप में हम लोग खा लेते हैं, जानवर खा लेता है। अब शाकाहारी जीव पादपों को खाते हैं और मांसाहारी जीव जो है वो शाकाहारी जीवों को खाता है। और सर्वाहारी जीव क्या कहें? जैसे हमारे मानव जैसे पौधों को भी खाते हैं और शाकाहारी जीवों को भी खाते हैं और उनसे प्राप्त जो अन्य उत्पाद हैं, दूध, अंडा वगैरह, ये सब भी खा लेते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये जो भोजन का मूल स्रोत है वो क्या है? वो है पादप, यानी पेड़ पौधे, वनस्पति। हरे पादपों में खाद्य। अब इसको एक लंबा एक दिया गया है, देख लीजिए, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। अब है प्रकाश संश्लेषण को समीकरण द्वारा दर्शाइए। 6CO2 + H2O + सनलाइट इज इक्वल टू 6C12H and O6 + 6O2। ये कार्बन डाइऑक्साइड का 6 परमाणु और हाइड्रोजन का 6 परमाणु, ये जल का 6 परमाणु मिलकर एक ग्लूकोज और 6 अणु ऑक्सीजन का बनाता है। ठीक है, चलिए आगे अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं। प्राकृतिक विधि से मृदा में पोषकों की पुनः पूर्ति का उल्लेख करें। प्राकृतिक विधियों से मृदा में पोषक की पुनः पूर्ति करने के कुछ निम्न तरीके। जैसे पहला है जैविक खाद, जैसे पौधों, पत्तियों, जानवरों के अवशिष्ट आदि से बनी जैविक खाद
में कार्बन और अन्य पोषक होते हैं जिससे कि पोषकों की पुनः पूर्ति होती है। हरी खाद, हरी खाद उसको कहते हैं कि जब खेत खाली हो तो कुछ दलहनी पौधे लगा दीजिए, जैसे मूंग हो गया तो, या लोबिया है, या ढैंचा है, या फिर आपका पटसन है। इससे क्या होता है कि मिट्टी में नाइट्रोजन और अन्य पोषक तत्व की आपूर्ति होती है, क्योंकि उसमें इसकी गांठों में एक राइजोबियम नाम का एक पैरासाइट पाया जाता है, एक परजीवी पाया, जो कि हवा में उपस्थित नाइट्रोजन को अवशोषित कर भूमि में नाइट्रेट्स के रूप में स्थापित करता है। अब दूसरा है फसल चक्र। एक ही खेत में विभिन्न प्रकार की फसलें बारी बारी से बोने से पोषक तत्वों का संतुलन बना रहता है। जैव उर्वरक, बायो फर्टिलाइजर, राइजोबियम, एजोस्पिरिलम, ब्लू ग्रीन एल्गी आदि सूक्ष्मजीव नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होते हैं, इनका भी उपयोग किया जाता है। अब दूसरा है ब्लंचिंग। क्या होता है? गिरती हुई पत्तियां, जैव अवशिष्ट, पेड़ पौधों की सूखी पत्तियां और प्राकृतिक रूप से गिरने वाले जैव अवशिष्ट को मिट्टी उर्वरता बढ़ाते हैं। क्या करते हैं? इसको खेतों में जमा कर देते हैं और धीरे धीरे जब वो सड़कर मिट्टी में मिल जाता है तो ये मिट्टी की उर्वरा शक्ति को पुनः स्थापित करते हैं। अब है अगला क्वेश्चन कि किसान अपने खेतों में रासायनिक उर्वरक क्यों मिलाते हैं? अब सीधी सी बात है, किसान अपने खेतों में रासायनिक उर्वरक क्यों मिलाएगा? अधिक उपज पर किसान अपने खेतों में रासायनिक उर्वरक इसलिए मिलाते हैं क्योंकि फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए, मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए और तेजी से असर दिखाने के लिए। रासायनिक, पहले एक नंबर में देखिए, फसल का पैदावार बढ़ाना। रासायनिक उर्वरक जो है मिट्टी में आवश्यक पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की मात्रा बढ़ाते हैं, जिससे पौधे तेजी से और स्वस्थ रूप से बढ़ते हैं। मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए बार बार फसल उगाने से मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। रासायनिक उर्वरक उस कमी को जल्दी पूरा कर देते हैं। तेजी से असर दिखाने के लिए जैविक खाद की तुलना में रासायनिक उर्वरक जल्दी असर दिखाते हैं, जिससे फसल समय पर और बेहतर होती है। ठीक है। अब एक और प्रश्न है, फलीदार फसलों को उगाने के लिए नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों की आवश्यकता क्यों नहीं, या उर्वरकों का उपयोग क्यों नहीं किया जाता? फलीदार फसलों को उगाने के लिए सामान्यतः नहीं के लिए रासायनिक या नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों का उपयोग सामान्यतः नहीं किया जाता, क्योंकि राइजोबियम बैक्टीरिया की उपस्थिति, अतिरिक्त नाइट्रोजन की आवश्यकता नहीं, मिट्टी की उर्वरता में सुधार। अब जैसे हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि जो ये फलीदार पौधे होते हैं उनकी जड़ों में राइजोबियम नामक जीवाणु उपस्थित होता है, जो कि पौधों को मिट्टी में नाइट्रेशन की प्रक्रिया को पूरा करते हैं। यानी हवा में जो उपस्थित नाइट्रोजन है, जैसे कि हम लोग को पता है कि वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन है और रेस्ट ऑफ और 21% ऑक्सीजन, तो यानी कि नाइट्रोजन की मात्रा सबसे ज़्यादा है। तो नाइट्रोजन काफ़ी प्रचुर मात्रा में है और पौधों को वृद्धि के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। और खासकर जो प्रोटीन वाले जो पौधे हैं, जो कि प्रोटीन उत्पादन करने वाले पौधे हैं, उनमें तो वो क्या करता है, राइजोबियम हवा का जो नाइट्रोजन है उसको नाइट्रेट में परिवर्तित कर मिट्टी में स्थापित कर देता है, इसलिए उसको एक्स्ट्रा नाइट्रोजन वाला का ज़रूरत नहीं होता। अब इससे मिट्टी की उर्वरता में सुधार हो जाता है, इसलिए फलीदार फसलों को उगाने के लिए नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों का उपयोग नहीं किया जाता। इसके लिए जनरली कभी कभार सल्फर या कैल्शियम वगैरह का यूज़ किया जाता है, हालांकि इसका भी ज़रूरत नहीं पड़ता है। इसलिए अक्सर देखिएगा कि जैसे फसलों, मूंग, लोबिया जैसे फसलों की खेती के लिए इसमें कोई भी खाद का प्रयोग नहीं किया जाता। अब एक थोड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, स्वपोषी और परपोषी से संबंधित। रसोई घर में अपना भोजन हम स्वयं पकाते हैं, अर्थात मनुष्य भी स्वपोषी होता है। क्या आप इससे सहमत हैं? कारण बताएं। क्या हम लोग भी तो अपना खाना रसोई घर में खुद बनाते हैं? कोई कुत्ता, बिल्ली, भैंस, भेड़ तो आता नहीं है, इंसान खुद बना, इंसान तो नहीं पकाया जाता। तो क्या हम लोग भी स्वपोषी हैं? क्या आप इससे सहमत हैं? तो इसका जवाब होगा नहीं, मनुष्य स्वपोषी नहीं है। मनुष्य खाना बनाता नहीं है, खाना पकाता है। ठीक है, खाना पकाता है, और वो भी खाना इंसान खुद नहीं पकाता, खाना तो आग पकाता है। इंसान आग जलाता है और अपने कच्चे भोजन को आग पर चढ़ा देता है। इसलिए मनुष्य स्वपोषी नहीं होता। स्वपोषी वे जीव होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे पौधे, वे प्रकाश संश्लेषण या रासायनिक संश्लेषण के माध्यम से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। मनुष्य परपोषी होता है, क्योंकि वह अपनी ऊर्जा और पोषण की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अन्य जीवों
पर निर्भर होता है। रसोई घर में अपना खाना केवल भोजन पकाने की क्रिया है, भोजन बनाने की नहीं। ठीक है, भोजन को पकाने की प्रक्रिया है, बनाने की नहीं। अब अगला है कि क्या कोई पौधा बिना पत्तियों के जीवित रह सकता है? पौधा बिना पत्तियों के लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकता, क्योंकि पत्तियां पौधों का मुख्य पोषण निर्माण केंद्र होती है। इसका कारण है प्रकाश संश्लेषण, गैसों का विनिमय और पानी का वाष्पीकरण। क्या होगा कि यदि पत्तियां नहीं रहेंगी तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। तने में जो ऊर्जा संरक्षित है, संचित ऊर्जा है, वो कितना दिन काम आएगा? जब तक रहेगा तब तक जिंदा रहेगा। दूसरा है गैसों का विनिमय। अब पौधे क्या होता है कि गैस में कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ये प्रक्रिया भी बंद हो जाएगी। दूसरा है वाष्पीकरण। जड़, मान लीजिए पत्तियां नहीं है लेकिन जड़ तो है, पानी तो अवशोषित कर रहा है, लेकिन वो पानी निकलेगा कैसे? यदि पानी निकलने का जगह नहीं होगा तो फिर वो अपने ही पानी से, वो अपने जड़ द्वारा खींचे गए पानी से पौधे, तना जो है डैमेज होने लगेगा, सड़ जाएगा और वो नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कोई भी पौधा बिना पत्तियों के जीवित नहीं रह सकता। अब देखिए, कई बार, क्योंकि ये इस बार का जो एपिसोड है थोड़ा लंबा गया है और इसलिए हमको जितना लिखा हुआ है उतना एक एक शब्द मैंने मुंह से नहीं पढ़ा, अपने आवाज़ में इसको रिकॉर्ड नहीं किया। तो जाहिर है कि आप एक बार इसको स्नैपशॉट लेकर, स्क्रीनशॉट लेकर एक बार इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि सबका क्वेश्चन आंसर मैंने इसमें कर दिया है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड यानी कि अगले चैप्टर में, जो है प्राणियों में पोषण। ये था हमारा पादपों में पोषण। तो अब हम लोग अगले चैप्टर में मिलेंगे जिसका नाम होगा प्राणियों में पोषण। तब तक के लिए धन्यवाद। मिले हैं अगले एपिसोड में।